गुड इवनिंग एवरीवन। वाइटल एजुकेशन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था लेसन 8 कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में, जिसमें हमने कार्बन के अपर रूप के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं बहुलक। बहुलक क्या है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर के नाम से भी जिसको जानते हैं, या तो बहुलक कह दो या पॉलीमर के नाम से इसको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक्चुअल में बहुलक होता क्या है, बहुलक की डेफिनेशन किसे कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा है वो इसी के नाम है फ्रेंड्स, बहुलक। मतलब जिसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक के नाम से जानते हैं। अब जो बहुलक होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं, नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। इसके अलावा इसके और भी टाइप होते हैं, जैसे इसको अर्ध संश्लेषित बहुलक भी होता है एक। मगर फ्रेंड्स, बहुलक के बारे में हम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये सिर्फ 10th लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। फिर जब भी हम इसको जनरल साइंस के हिसाब से, कंपटीशन लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे, तो इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा जो डिस्कस होगी, वो सभी पॉइंट जो भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन लेवल पे, वो सब मैं आपको जनरल साइंस जब पढ़ाऊँगा उस टॉपिक के अंदर मैं आपको इसको अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, 10th लेवल के हिसाब से बात करेंगे। तो बहुलक की डेफिनेशन अगर बात की जाए तो क्या है कि जब छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे बहुलक तथा इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। अब बहुलक क्या होते हैं फ्रेंड्स, दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक बहुलक और एक क्या होता है, संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक की अगर बात की जाए, जैसे प्राकृतिक बहुलक जो कि पादपों से या जंतु से, या मतलब ये समझ लो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर हम उदाहरण की बात करें तो प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, रेजिन, रबर, ये सब किसके उदाहरण है फ्रेंड्स, प्राकृतिक बहुलक के। संश्लेषित बहुलक की अगर बात की जाए तो संश्लेषित बहुलक मतलब क्या होते हैं, आर्टिफिशियल, या फिर ये बोल दो आप कृत्रिम, कि कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से जो तैयार किए जाते हैं वो क्या होते हैं, संश्लेषित बहुलक होते हैं। जैसे नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, टेरिलीन, ऑर्लोन, ये सभी क्या होते हैं, संश्लेषित बहुलक में आते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक जैसे कि ऐसे बहुलक जो कि सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। अब इसको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं नॉर्मली, कि जो कि एनिमल्स या पादपों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे प्राकृतिक रबर, स्टार्च, सेल्यूलोज, रेजिन आदि। ठीक है फ्रेंड्स। अब प्राकृतिक बहुलक जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है नॉर्मली, कि यह रबर वृक्ष से द्रव दूध, जो वृक्ष के मतलब वृक्ष के अंदर से दूध वाला पार्ट निकलता है, उससे प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, रबर शीर या लेटेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। प्राकृतिक रबर जो होता है फ्रेंड्स, ये एक और ध्यान रखने वाला टॉपिक है कि प्राकृतिक रबर जो होता है किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, याद रखना जरूर कि ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो वहाँ पर हम याद रखने वाली, वहाँ पर हम क्या बात कहेंगे कि ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन को अगर IUPAC नाम के हिसाब से देखा जाए तो 3-मेथिल-1,4-डाइब्यूटीन। तो इसको अगर आप IUPAC नाम में लिखोगे तो ये आइसोप्रीन क्या हो जाएगा, 3-मेथिल-1,4-डाइब्यूटीन के नाम से इसको जाना जाएगा। तो ये आपके प्राकृतिक रबर। अब हम बात करते हैं वल्कनीकरण किसे कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स नॉर्मली जो प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक रबर जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, यूज़ में लेने लायक नहीं होता है, तो उसको क्या किया जाता है, वल्कनीकृत किया जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ बोली थी अभी, अर्ध संश्लेषित बहुलक भी होते हैं। जैसे प्राकृतिक रबर का हम वल्कनीकरण करते हैं तो फिर वो क्या आ जाता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम अभी सिर्फ इतनी सी बात कि वल्कनीकरण क्या होता है, कि वृक्ष से प्राप्त लेटेक्स, जो वृक्ष से हम लेटेक्स जो प्राप्त करते हैं, दूध वाला पार्ट, रबर शीट जो प्राप्त किया जाता है, उसका क्या किया जाता है, एसिटिक अम्ल के साथ मिलाकर उसे ठोस में बदला जाता है। इस प्रकार प्राप्त रबर मुलायम लचीला होता है, अतः इससे उत्पाद नहीं बनाए जा सकते। एसिटिक अम्ल मिलाने के बाद जो रबर प्राप्त होगा वो उत्पाद बनाने लायक नहीं रहता है। तो इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसकी गुणवत्ता एवं तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वल्कनीकरण।
एवं इससे प्राप्त रबड़ को वल्कनीकृत रबड़ कहते हैं। और ये रबड़ जो है कठोर, मजबूत एवं घिसने वाला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम संश्लेषित बहुलक। तो ये तो प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक बहुलक। संश्लेषित बहुलक मैंने अभी जस्ट बोला है कि जो कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से जो तैयार किए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, संश्लेषित बहुलक होते हैं। और इसमें क्या आता है, जैसे कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रबड़, ये सभी किस में आते हैं, संश्लेषित बहुलक में आते हैं। जैसे इसमें कृत्रिम रेशे, तो कृत्रिम रेशों में हम मोस्टली बात करते हैं नायलॉन छाछट, टेरिलीन, रेयॉन, ये इसके मुख्य उदाहरण माने जाते हैं। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स नायलॉन छाछट के बारे में। तो फर्स्ट बात तो वही कि नायलॉन ये क्या होता है, मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। और नायलॉन जो है ये एमाइड का बहुलक होता है। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट बात है यहाँ पर कि ये पूछा जाता है नायलॉन किसका बहुलक होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि नायलॉन क्या होता है, एमाइड का बहुलक होता है। अब बात आती है नायलॉन जो होता है इसको बनाया कैसे जाता है। तो नायलॉन क्या होता है, एडीपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, ये यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ आएगा एडीपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाईएमीन की संघनन क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर COOH और CH2 बॉन्ड COOH। तो ये जो है फ्रेंड्स ये किसका सूत्र है, एडीपिक अम्ल का सूत्र है। और एडीपिक अम्ल की क्रिया के हम किसके साथ कराते हैं, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। तो एक तरफ तो ये यहाँ पर 6 आएगा फ्रेंड्स, हेक्सामेथिलीन जो यहाँ पर डाईएमीन, मतलब एक NH2 समूह इस तरफ और एक NH2 समूह इस तरफ। ये फ्रेंड्स NH2 समूह, ये हमने इधर क्या कर दिया, H को 2 बार लिख दिया, एक H इस तरफ, एक H इस तरफ, ताकि यहाँ पर ये जो दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं तो इसमें से क्या होगा कि इस तरफ से तो जैसे OH और इस तरफ से H, ये दोनों आपस में क्रिया करके बाहर जल के रूप में बाहर अलग हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे जल बाहर निकल गया, अब ये जो समूह बचा है फ्रेंड्स ये पूरा एक साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, नायलॉन। जैसे यहाँ पर COOH और फिर यहाँ पर बॉन्ड CH2 बॉन्ड और ये CO। अब यहाँ क्या बचा है फ्रेंड्स, सिर्फ केवल CO। अब CO के बाद ये कहाँ जुड़ जाएगा, सीधा यहाँ पर NH। तो यहाँ पर क्या गया, NH, CH2 और NH2। तो ये जो बना फ्रेंड्स ये क्या बन गया, नायलॉन। तो आपको ध्यान रखना है कि नायलॉन का निर्माण किस प्रकार होता है। तो अगर हम याद रखने के हिसाब से तो एडीपिक अम्ल और व हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, इनकी संघनन क्रिया द्वारा, संघनन क्रिया हम क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स, कि इन दोनों के मिलने पर कोई पदार्थ बाहर निकल रहा है, जैसे कि जल बाहर निकल रहा है, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, संघनन क्रिया। अगर कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता तो हम इसको बोलते हैं योगात्मक क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसमें से संघनन क्रिया द्वारा क्या होता है, हमें नायलॉन छाछट का निर्माण होता है। अब मोस्ट दूसरी बात आती है, नायलॉन के उपयोग हमसे पूछ लिए जाते हैं कि नायलॉन के उपयोग कौन कौन से होते हैं। तो मशीनों में गियर बियरिंग बनाने में काम आता है, और साथ में एक कपड़े, रेशे, रस्सियाँ, ब्रश आदि बनाने में काम आता है। तो ये नायलॉन के उपयोगी नॉर्मली पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, टायर आदि बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है टेरिलीन। टेरिलीन के बारे में भी नॉर्मली पूछ लिया जाता है, टेरिलीन क्या होता है। तो ये भी मानव निर्मित कृत्रिम रेशा और ये एस्टर का बहुलक होता है। नायलॉन तो किसका बहुलक था फ्रेंड्स, एमाइड का, और टेरिलीन किसका बहुलक है, एस्टर का बहुलक है। और ये इसका निर्माण किस प्रकार होता है, ये टरथेलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकोल की संघनन क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। टरथेलिक, तो टरथेलिक अम्ल तो जैसे यहाँ पर ये COOH और ये बेंजीन समूह और साथ में इधर COOH, तो ये तो क्या हो गया फ्रेंड्स, टरथेलिक अम्ल। और इसके साथ में क्या हुआ है, एथिलीन ग्लाइकोल, 2 कार्बन है यहाँ पर, तो इस वजह से ये क्या हो गया, एथिलीन और OH समूह है तो ग्लाइकोल। तो टरथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल आपस में जब क्रिया करते हैं तो इनमें से क्या होता है फ्रेंड्स कि इधर से तो क्या हो गया, नॉर्मली इसमें से H समूह, हाइड्रोजन समूह, और इस तरफ से OH समूह, ये दोनों क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जल, ये दोनों आपस में क्रिया करके जल के रूप में बाहर निकल जाता है, और इधर का समूह और इधर का समूह ये आपस में मिलकर एक संरचना का निर्माण कर देते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेरिलीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टेरिलीन के उपयोग।
इसमें फ्रेंड 10th लेवल के हिसाब से ज़रूर याद रखना कि नायलॉन किसका बहुलक होता है, टेरिलीन किसका बहुलक होता है और इनके उपयोग। ये कम से कम ये 2 चीज़ 10th लेवल के हिसाब से 2 चीज़ आपको ज़रूर याद होना चाहिए। और साथ में इनके निर्माण भी पूछे जा सकते हैं तो वो भी आप लिख दें, मगर कम से कम आपको बहुलक तो पता ही होना चाहिए भाई, नायलॉन किसका बहुलक होता है, टेरिलीन किसका बहुलक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपयोग के बारे में अगर बात की जाए तो टेरिलीन का उपयोग किस में किया जाता है? कपड़े, नावों की पोल, बेल्ट, चुंबकीय टेप, फिल्म आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और एक और ख़ास बात है कि जो टेरिलीन के जो कपड़ों को ड्रेकोन भी कहते हैं, टेरिलीन से बने कपड़ों को क्या कहा जाता है? ड्रेकोन के नाम से जाना जाता है, ड्रेकोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेयन। तो रेयन क्या होता है? ये भी मानव निर्मित रेशा है और ये सेल्यूलोज का बहुलक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नायलॉन किसका था? एडिपिक। देन टेरिलीन किसका था? ये अपने एस्टर का बहुलक। और जो रेयन होता है ये किसका होता है? सेल्यूलोज का बहुलक। इसका निर्माण रेयन को बनाने के लिए कागज सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से साफ करके कार्बन डाइसल्फाइड में विलय करके, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? CH2 समूह विलय करके सेल्यूलोज का गाढ़ा विलयन प्राप्त कर लेते हैं। इस विलयन को महीन छिद्र से निकालकर तनु सल्फाइड अम्ल में, यहाँ पर फ्रेंड्स तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बच्चे ने गलत लिख रखा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ देते हैं, जिससे हमें क्या होते हैं? रेयन के चमकदार रेशे प्राप्त होते हैं। और इसके उपयोग वस्त्र उद्योग, दरिया आदि बनाने में काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, हम इसका प्लास्टिक वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस प्लास्टिक वाले टॉपिक की जो वीडियो बनेगी वो अपनी शायद इस लेसन की लास्ट ही वीडियो होगी। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।